हेलो एवरीवन, आई होप कि आप बेटर होंगे। स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान लूसेंट का ये सेक्शन है और इस सेक्शन को हमने टारगेट किया है कि 2 3 4 पार्ट में इसको अधिक भी हो सकता है, क्योंकि बेस्ट टेक्नोलॉजी के अभाव में हम इसको पूरा एक ही मास्टर वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि कम से कम पार्ट में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। और आपको एक चुनौती दे रहे हैं कि आप चलिए मेरे साथ स्टडी कीजिए और स्टडी करने के साथ साथ इसका आनंद उठाइए स्टडी का, और जीवन का अपना जो है उद्धार कीजिए। हम चलिए, तो बिना टाइम जो है इन्वेस्ट किए हम जल्दी जल्दी इसको पूरा का पूरा, मैं पूरे कंटेंट पे ही, जितना कंटेंट दिया गया उसी कंटेंट पे बात करूँगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जैसे कि हमने साइंस वाले सेक्शन में किया था, तो पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध, ये दोनों जो था अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया, और इसके जीत के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस लिया। और इसी शासन को जो है अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई सारे एक्ट पारित किए, और ये सारे एक्ट जो है संविधान की सीढ़ियाँ बन गई। तो पहला एक्ट जो था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मतलब इसके क्या संवैधानिक महत्व थे? तो महत्व ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, मतलब ये था कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा ये था कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और तीसरा ये था कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो बेहद ही मतलब शासन की ओर इन लोगों का कदम बढ़ चुका था, और ठीक ढंग से शासन करने की ओर कदम बढ़ चुका था। रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ विशेषताएं थीं जो आपको दिख रही होंगी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पद मैंने बना के पद को सृजन किया। अब गवर्नर का पद जो है गवर्नर जनरल के पद के नाम से जाना गया, और पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था, मतलब वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। एक इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर, पूछता है पेपर में पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। तो लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, तो ये उस समय बंगाल अलग एक जो होता था उसका गवर्नर अलग होता था, मुंबई का अलग होता था, मद्रास का अलग। बट अब मुंबई और मद्रास को बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया और एक ही गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसका मालिक था, है ना, जिसका मालिक जो है तीनों को देख रेख करता था। और वो गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें कि गवर्नर जनरल और उसकी मतलब 4 सदस्य होते थे, जो काउंसिल बनाई गई थी। एक काउंसिल के भी बनाया गया था इनके मतलब इसके असिस्टेंट के तौर पे। और ये सारे जो है संयुक्त रूप से कोई निर्णय लेते थे, जब भी काम होता था कोई तो संयुक्त रूप से निर्णय लेते थे। तो ये एक विशेषता थी। पहला विशेषता क्या था? पहला विशेषता ये था कि अब जो है मद्रास और मुंबई को कल बंगाल के अंतर्गत ला दिया गया और गवर्नर जनरल पद बनाया गया। दूसरा विशेषता अभी आपने देखा कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी मंत्रिपरिषद होती थी और उसमें 4 सदस्य होते थे। तीसरी एक विशेषता ये थी कि अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो सबसे पहले पूछता है कि भारत में अंग्रेजों के टाइम में उच्चतम न्यायालय, अंग्रेजों के टाइम में क्या, अंग्रेजों के टाइम से ही उच्चतम न्यायालय स्थापित होना शुरू हुआ है। तो 1774 ईस्वी में जो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो कोलकाता में बना था, और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे एलिजा इम्पे, और 3 जो इसके अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है,
उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि कहाँ गया, हाँ, इसके तहत अन्य कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये इसकी चौथी विशेषता थी। पांचवी विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, तो ये 4-5 विशेषताएं थी इसकी। ठीक है, तो अब अगला जो एक्ट था वो 1781 का एक्ट था। ठीक है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता था, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून यानी विधि बनाने का प्राधिकार कर दिया गया कि भाई अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब क्षेत्र के लिए तुम कानून बनाओ। ठीक है, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट कमियों को दूर करने के लिए लाया गया और इस एक्ट के अनुसार जो है कलकत्ता की सरकार को ये कहा गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों क्षेत्र के लिए तुम विधि बनाओ, है ना, प्रदान कर दिया गया इसको प्राधिकार। अब उसके बाद था एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का मतलब प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ से दोहरा प्रशासन देखने को मिला है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारी मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, तो दो यहाँ से देखने को मिलता है। दोहरी शासन व्यवस्था का यहीं से झलक देखने को मिलता है। उसके बाद 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, है ना, चार्टर अधिनियम, तो इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। 1793 में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे या कर्मचारी थे, उनको वेतन देने के लिए भारतीय राजस्व पर निर्भर मैंने कर दिया गया कि भारतीय जो राजस्व होंगे वहीं से इन लोगों का खर्चा पानी चलेगा। तो अब जो है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, तो कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार जो है छीन लिया गया। तो 1813 का एक्ट था। 1813 के एक्ट में क्या मिल रहा है, एक्ट में ये मिल रहा है कि 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार पत्र को और बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या किया गया कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार जो मतलब मिल गया था, उस एकाधिकार को छीन लिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार जो था, उस पर 20 वर्षों के लिए एकाधिकार इस पर प्राप्त है। मतलब दूसरा कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाती थी। ठीक है, तो चीन के साथ और चाय का व्यापार पूर्वी देशों के साथ कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश, है ना, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए, ठीक है, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए क्या किया गया, खोल दिया गया। ठीक है, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। और चौथा ये था कि 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा दी गई। तो महत्वपूर्ण यही है, 1813 के एक्ट में ये बताया गया है कि पादरियों का जो है, ईसाई पादरियों को पहले आज्ञा नहीं प्राप्त था भारत आने का, लेकिन अब आज्ञा मिल गया, अब वो आ सकते, ऑर्डर मिल गया, अब आ सकते थे। और दूसरा ये था इम्पोर्टेंट कि जो अधिकार था उसको 1813 में, तो चाहे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है खाली उसका अधिकार पत्र, है ना, लेकिन अधिकार पत्र का वैलिडिटी, हाँ, और लेकिन क्या था कि
चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय का जो व्यापार था, इन व्यापारों को इन व्यापारों पर जो है इनके साथ व्यापार चाहे चाय का था, तो इस एकाधिकार को उसको बरकरार रखा गया कि भाई तुम ही इस पर अपना कायम रहो। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इसके द्वारा कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। देखिए क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया है। तो खत्म कर दिया गया कंपनी के एकाधिकार को 1813 के द्वारा, लेकिन पूर्णतः अगर खत्म करने की बात है 1833। कभी कभी तो ऑप्शन में दोनों देता है, तो उस स्थिति में 1833 को चूज करना ज़्यादा उपयुक्त होगा। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ठीक है, अब कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। तो समझ में आ रहा है ना कि क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि सबसे पहले कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये थी कि 1 नंबर में कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। पहला तो ये था, जो बचा हुआ भी था चीन के साथ और चाय वो का व्यापार पूर्वी देशों के साथ, वो भी ख़त्म कर दिया गया। दूसरा था कि कंपनी के कार्य जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से अब मात्र क्या रह गया, मतलब शासन करना रह गया कंपनी का। कंपनी का कार्य जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या रह गया, शासन करना रह गया। और तीसरा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, कहा जाने लगा। ठीक है, और यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो मिलेगा इधर। आगे देखिए, तो आगे बोल रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को और बम्बई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले, मतलब जो काउंसिल था वो मुंबई और मद्रास के पास की कानून बनाए, उन शक्तियों को वापस ले लिया गया। वो विधि परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्यों को शामिल किया गया। उसके बाद था कि भारत में दास प्रथा। ठीक है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। इसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से जो दास प्रथा था, तो वो एक कर्नल स्लीमन था शायद, तो उसके द्वारा जो है इसको उसका उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, दास प्रथा को जो है इसके विरुद्ध घोषित कर दिया गया, विधि कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया, तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। 1843 में ख़त्म कर दिया जाता है पूरा। ठीक है, अब बोल रहा है कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। ठीक है, तो इसमें ये भी बात 87 के तहत ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद था कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, उसके बाद था मतलब गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में, मतलब जो भी रेवेन्यू आपको इकट्ठा करना है चाहे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उससे रिलेटेड क्या किया है कि पूर्ण अधिकार दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार दे दिया गया कि देश के लिए आप एक ही बजट तैयार कीजिए और जो भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जिन क्षेत्रों को, तो आप ही के पास ही इसका अधिकार रहेगा। उसके बाद है कि भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई, विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।
ठीक है। अब बोल रहा है कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, है ना, यहाँ आ गए हैं हम। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना जरूरी है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो ये 9 पॉइंट जो है, 9 पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी कि इस अधिनियम के द्वारा जो है सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। पहले क्या था, नॉमिनेट करके या फिर किसी को मनोनीत नहीं, नॉमिनेट करके नहीं, मतलब नामजदगी करके, नामजदगी माने किसी को पकड़ के अब उसको जो है, जो उसके योग्य वो दिखता था उसको क्या कर दिया जाता था, उस पद पर बिठा दिया जाता था। लेकिन अब उसको हटा के प्रतियोगी परीक्षा कराया गया और इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दूसरा ये था कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, विधायी कार्य को अलग और प्रशासनिक कार्यों को अलग। और इसके परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता क्या था कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ठीक है, अब शासन व्यवस्था पूरा भारत के कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया और भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। तीसरा ये था कि 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा था। ठीक है, ये 15 सदस्यों के भारत परिषद था ये। ठीक है, उसके बाद बोला भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया। कोनो मामला होगा तो सीधे जाके ब्रिटिश संसद में ही फरियाएगा, चाहे कोनो बात होगा, अब यहाँ नहीं होगा। अब मैंने पूरा का पूरा जो है, अब ब्रिटिश वाला जो सब था, तो पूरा का पूरा अपना आधिपत्य जमा लिया था इस समय तक भारत पे, और जो भी शासन की व्यवस्था बागडोर थी अब ब्रिटिश के हाथों में चला गया था। 5वां जो था, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और 6ठा, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, जो पहले से चला रहा 1784 में जो देखा गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। यहीं से भारत के राज्य सचिव का पद सृजित हुआ और वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ब्रिटिश संसद को होती थी। तो भारत के प्रशासन पर इसका महत्वपूर्ण नियंत्रण था, है ना, और उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। सोच लीजिए, मतलब पावरफुल बनाया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। अब यहाँ से वायसराय हो गया, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहाएगा 1858 में। तो इस तरीके से प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो समय में गवर्नर जनरल कह रहा है कि इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल, है ना, लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय हुए। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। तो यही पूछता है कि लॉर्ड कैनिंग जो था प्रथम गवर्नर वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके समय से चेंजिंग हो रहा है तो इसी को वायसराय बना दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, आगे कर 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 की हम बात कर रहे हैं। तो पहला ये था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और इस विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। माने गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इसकी जो अवधि होती थी 6 महीने की होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई कि जा भाई
अब बंगाल में उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में विधान परिषद स्थापित कर थोड़ा पावर दे दिया गया है। पाँचवा ये किया गया कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई और वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। तो अब यो शक्ति दिया गया कि भाई अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब जो है भारतीयों को शामिल किया गया, मतलब भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई कानून बनाने में, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, तो वायसराय कुछ पास ये पावर था। अब आगे देखिए 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को, जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव, ये तीन को पहला बार जो है, इससे क्वेश्चन आए दिन कभी ना कभी पूछ सकता है, पूछा भी होगा। 1773 अब तो बीत गया। 1873 ईस्वी का अधिनियम 61 के बाद, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। अब निकल गई रहे कि अब इसको भंग कर दिया जाएगा। अब पावर कमज़ोर हो रहा था धीरे धीरे, तो ख़त्म था, इसका कहानियाँ ख़त्म था, क्राउन के हाथ से चल रहा था। तो इस अधिनियम के द्वारा ये क्या कभी ख़त्म कर दिया सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दिया गया, तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से कंपनी को भंग कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इसको काहे शाही उपाधि अधिनियम काहे बोलते हैं, तो देखिए काहे बोलते हैं। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। ठीक है, मतलब कि बोल रहा है कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति किया गया। 5 को तो पहले से था, लेकिन अब एक 6ठा बढ़ा दिया गया, और बढ़ा दिया गया। और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया, इसीलिए शाही उपाधि अधिनियम इसको कहते हैं। 28 अप्रैल 1876 को घोषित कर दिया गया कि महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हो गई है। समझ में आया ना। तो ये अधिनियम ऐसे महत्वपूर्ण होता है 1876 कि इसी समय जो है 28 अप्रैल को इनको सामग्री घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। और दूसरा ये था कि इसके द्वारा राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने की कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति है ना दी गई। तो ये बात जो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसकी विशेषता थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई पहल का। दूसरा कि इसके द्वारा राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तो 2 क्वेश्चन हो गया इससे। उसके बाद क्या था 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है। काहे कि ये दोनों उस समय एगो सचिव थे, एगो सचिव था, एगो शायद उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। अब मिंटो मार्ले सुधार में ये हुआ कि पृथक प्रणाली, पृथक जो है यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो बोल रहा है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी है ना मिली। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो यही था। तो इस समय अब यहीं से जो है सांप्रदायिकता जो है को वैधानिकता मिल गई।
उसके बाद बोल रहा है कि भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। ठीक है। तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो ये इसकी विशेषता थी। अधिकतर जो है क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि मिंटो मरले सुधार जो है और किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। ठीक है। और इसके जनक जो था वो था क्या कहते हैं इसको, मिंटो। तो आगे देखते हैं। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। 1909 में ये भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मार्ले, सॉरी मार्ले यहाँ पढ़ना चाहिए था, मिंटो पढ़ रहे। लॉर्ड मार्ले जो था इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव थे। जो वही जो सचिव का पद सृजित किया गया था वो सचिव थे। और यहाँ ये जो बता रहे लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। ये दोनों ने मिल के ये जो है काम किया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम था। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 था। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद द्वारा, दूसरी केंद्रीय विधान सभा द्वारा और राज्य परिषद के डार्क हो रहा है, फिर एक बार पढ़ देते हैं। 1919 ईस्वी का अधिनियम भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद और दूसरा जो है केंद्रीय विधानसभा। ठीक है। तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या होती थी 60, जिसमें कि 34 को निर्वाचित होते थे और बाकी मनोनीत होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों की होती थी। उसके बाद बोल रहा है केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 होती थी। इसमें 104 गो क्या होते थे, 104 गो होते थे निर्वाचित और 40 गो होते थे, आपको ये तो आ ही नहीं रहा है, इसको इसे करके दिखाना पड़ेगा तब ना आएगा। चलिए, तो इसमें क्या था, इसमें 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल जो था, हाँ अब साफ दिख रहा है, तो बोल रहा है कि 40 मनोनीत, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। ठीक है, लियोनस कार्टियस। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे, तो लियोनस कार्टियस थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो अब देखिए इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित या आंतरिक विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत क्या आता था, देखिए वित्त, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, है ना, और छापखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, है ना, खान,
कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं, ये सारी जो चीज़ें थी आरक्षित विषय थी। ठीक है। और उसके बाद था हस्तांतरित विषय। शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त। उसके बाद ये बोल रहा है कि शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल और माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि सभी जो है हस्तांतरित विषय के अंतर्गत है। नोट में कह रहा है कि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पावर देखिए किसको दिया गया है, गवर्नर को पावर दिया। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। देखिए, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हो और मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। ठीक है। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चौथा विशेषता इसका जानते हैं। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। यहीं से CAG का जो पद है देखने को मिला, CAG की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। तो 1926 ईस्वी में ली आयोग, ये पेपर में पूछा था, ली आयोग 1923 से 24 में है ना सिफारिश की, और इसके सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। 8वां, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। अब इसमें कुछ और ABCD करके प्रावधान किए गए कि कुछ विषयों में संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी, और B कह रहा है कि उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। ठीक है। और C कह रहा है कि उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक को अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते हैं। ये पावर था। और D कह रहा है कि वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रावधान होता था। ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता आइए जानते हैं। सबसे पहले था कि अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और उन देशी रियासतों को मिलाकर बनाना था जो स्वेच्छा से
स्वेच्छा स्वेच्छा से संघ में शामिल हो, है ना। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। ठीक है, तो बोल रहा है कि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की जो स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर जो था वो आया ही नहीं। उसके बाद था कि प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो प्रांतीय जो स्वायत्तता था, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन जो था उसको खत्म कर दिया गया। तो ये पूछता है पेपर में, प्रांतीय में द्वैध शासन की खत्म किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1919 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और अंतकर उसके जगह पर एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया कि आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है, इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को, है ना, कानून माने विधान बनाने की अनन्य शक्ति, अधिक से अधिक शक्ति दी गई। और इस सूची में विदेशी करेंसी, ठीक है, करेंसी और मुद्रा, है ना, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे परिसंघ सूची में। प्रांतीय सूची के विषय में प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, और यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो अभी भी देखने को मिलता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वही सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो बोल रहा है कि इसमें जो कानून बनाने का अधिकार था वो प्रांतों को था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, तो ये सब था। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ और प्रांतीय दोनों माने मिल के कानून बनाते थे, विधान बनाने के लिए सक्षम थे। तो बोल रहा है समवर्ती सूची के कुछ विषय जैसे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि, ये सब विषय थे जिस पर दोनों मिल के कानून बनाते थे। ठीक है, ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में माने कानून बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। ठीक है, विधान बना सकती थी। कहाँ गया? आगे बोल रहा है कि समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। मतलब अगर दोनों में अगर देखा जाए किसका पलड़ा भारी है, तो इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्ति, विधायी शक्ति जो थी वो वायसराय को दी गई थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर की उक्ति, नेहरू गुलामी का अधिकार पत्र, ठीक है, और अम्बेडकर कहते एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ठीक है, 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू और अम्बेडकर की उक्ति थी कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, मतलब बिना इंजन के ब्रेक वाली कार।
और ये जो नेहरू जी थे ये बोल रहे थे गुलामी का अधिकार पत्र। उसके बाद अंबेडकर, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो मुझे इस आरोप के, ये बहुत बड़ी बात है ना, डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को एक एकदम मतलब समझने वाली चीज़ है यहाँ, मतलब कानून के और संविधान के ज्ञाता ही इस चीज़ को, जानकार आदमी ही समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है इस बात को, और इसका मीनिंग बहुत गहरा है ना, डीप इसका मीनिंग है। तो आगे देखिए, इस पर अब फिर से कभी मैंने डिस्कस करने का जो मौका मिलेगा, जैसे लक्ष्मीकांत का बुक आता है तो उसमें इस सारी चीज़ों को बढ़िया से कवर किया गया। इसका बहुत बढ़िया जो है डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका जो है अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश कट रहा है, हाँ अब आगे। तो बोल रहा है कि संघीय न्यायालय व्यवस्था, इस न्यायालय इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों या रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई, ठीक है। और न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल यानी लंदन को प्राप्त थी। अगला बोल रहा है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ये सारी जो है इसके प्रावधान थे 1935 अधिनियम के। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था और प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे, ठीक है, नहीं कर सकते थे। उसके बाद भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ठीक है, भारत परिषद का अंत कर दिया। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, प्रस्तावना नहीं था इसमें। आगे देखिए आ जाएगा, इसको ऐसे करके जो है नहीं आ रहा है ना, कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, इसको ऐसे करके ही पढ़ना पड़ेगा। तब देखिए आ रहा है कि नहीं। ब्लर हो जा रहा है कभी कभी। ठंड बढ़ रहा है धीरे धीरे। चलिए, तो इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और बोल रहा है कि अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य भारत में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार
का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। ठीक है, अब ये है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को क्या किया गया, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गई, इसे स्वीकृति मिल गई। ठीक है, इस अधिनियम में जो है 20 धाराएं थीं और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या प्रमुख प्रावधान में। तो बोल रहा है कि पहला कि 2 अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तराधिकारी दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। और दूसरा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति जिनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा था कि संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। तो अगला था कि भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पांचवा था कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी को प्रवृत्त होने से पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। तो इस तरीके से एक जो मतलब पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिया और भारतीय संविधान सभा का जो अगला पार्ट है हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पार्ट वाइज, चूँकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अगर बना रहे हैं तो इसमें जो है समस्या आ जा रहा है। वो क्या हो रहा है कि अपलोड नहीं हो पा रहा है जल्दी, बहुत लंग समय लग जा रहा है। तो चलिए अगले टर्म में हम भारतीय संविधान सभा को पढ़ने वाले हैं।